हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत जबरदस्त होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मोटिवेशन के साथ 12th क्लास की बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की पहली बड़ी प्यारी जबरदस्त वीडियो लेके आ गए हैं, क्रांतिकारी वीडियो लेके आ गए हैं। ये जो चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों करवाएंगे हम पार्ट्स में करवाएंगे। क्लियर हो गई बात? ये जो चैप्टर की वीडियो है, ये पहली वीडियो होनी जा रही है। इसमें हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को और थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्ट को कवर करने जा रहे हैं कि भाई पार्टनरशिप क्या होती है और किस तरीके से वर्क करती है। ये सारी चीजें हम यहां पर, अकाउंटिंग क्या है पार्टनरशिप की, लॉ क्या है पार्टनरशिप के, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। गॉट इट और नॉट? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी भी, पार्टनरशिप की, तो व्हाट इज पार्टनरशिप? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा क्या, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। भाई फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के प्रकार, व्यवसाय के प्रकार कितने होते हैं, उसमें आपने पढ़ा कंपनी क्या होती है भाई, उसमें पढ़ा आपने सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसमें आपने पढ़ा जॉइंट वेंचर क्या होता है, उसमें आपने पढ़ा भाई पार्टनरशिप क्या होती है। जी हां, तो पार्टनरशिप वन ऑफ दी फॉर्म ऑफ बिजनेस है हमारा, जिसके अंदर अगर हम बात करें व्हाट इज पार्टनरशिप, टू और मोर पर्सन, दो या उससे ज्यादा लोग जब मिलकर एक धंधे को, एक बिजनेस को फ्यूचर प्रॉफिट शेयर के लिए करते हैं। एक कॉमन बिजनेस, एक कॉमन पर्पस होता है, एक कॉमन गोल होता है प्रॉफिट को शेयर करने का, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। गॉट इट और नॉट? दो या उससे ज्यादा लोग जब आपस में जुड़ रहे हैं एक बिजनेस को करने के लिए, ध्यान रखेंगे बिजनेस को करने के लिए, आपस में उनमें एग्रीमेंट है और फ्यूचर प्रॉफिट वो बांटेंगे आपस में। ऑब्जेक्टिव उनका प्रॉफिट होना चाहिए, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव उनका प्रॉफिट होना चाहिए। दैट विल कंसीडर्ड एंड दैट विल नोन एज पार्टनरशिप। अंडरस्टैंड और नॉट? मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करें अकाउंटिंग में, नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि भाई अकाउंटिंग क्या होती है पार्टनरशिप की, लेकिन फिर भी मैं एक आपको ग्लिम्स दे देता हूं इसका। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग 11th क्लास के अंदर ऑलरेडी 90 to 95% अकाउंटिंग कर चुके हैं। जो आपने 11th क्लास के अंदर सीखा है भाई लेजर कैसे बनाने हैं, जर्नल कैसे बनाने हैं और फाइनल अकाउंट कैसे करना है, ऑलरेडी दैट इज 90 to 95% फॉर अकाउंटिंग। लेकिन अब क्या हो गया है, जैसे जैसे हम 12th क्लास के अंदर पार्टनरशिप पढ़ेंगे और कंपनी पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत चीजें क्या होती हैं, चेंज होती जाती है। सिर्फ हम अकाउंटिंग की एप्लीकेशन करेंगे पार्टनरशिप में, कंपनी में रहेगा पार्टनरशिप उतना ही। अंडरस्टैंड? तो चलिए वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे, व्हाट इज पार्टनरशिप। आज ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, चैप्टर 1 है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, और इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का मेरे प्यारे बच्चों अभी हम क्या कर रहे हैं, पार्ट 1 थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की थ्योरी कर रहे हैं। गॉट इट? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझना है कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप का आधारभूत, आधार क्या है पार्टनरशिप का, इसके अंदर पार्टनरशिप को ऑपरेट किस तरीके से किया जाता है, पार्टनर्स के क्या अधिकार हैं, पार्टनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन सारी चीजों के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने लग रहे हैं। तो अगर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहां पर जो बात करी जा रही है किसकी, मीनिंग की बात करी जा रही है और डेफिनेशन। मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप का। सो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप देखें आप, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। जी हां, पार्टनरशिप क्या रिलेशन है। मान लेते हैं दो पार्टनर हैं ए और बी, 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ए का शेयर हो गया बेटे 3/5 और बी का प्रॉफिट शेयर हो जाएगा 2/5। दैट इज पार्टनरशिप, दैट इज पार्टनरशिप। बस कोई भी अगर आपसे पूछे भाई 1-2 वर्ड्स में बता दो पार्टनरशिप, आपने कहा रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। और रिलेशन क्या होता है बेटे, PSR। जी हां, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को ही रिलेशन कहते हैं। गॉट इट और नॉट? ध्यान रखना, बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड, जो एग्री हुए टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटने के लिए ऑफ अ बिजनेस। एक चीज ध्यान रखना, एग्री हुए हैं किस चीज के लिए, प्रॉफिट के लिए। अब देखो, एक वर्ड हो गया एग्री, दूसरा वर्ड हो गया प्रॉफिट, दूसरा वर्ड हो गया प्रॉफिट, तीसरा वर्ड हो गया बिजनेस। ठीक है, कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहां पर समझने वाली चीज है, इसको डिटेल में समझा रहा हूं। सबसे पहले पार्टनरशिप, अगर मान लो ए और बी हैं, वो चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी।
उन दोनों का उद्देश्य, पर्पस प्रॉफिट बांटना है ही नहीं, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप वो बिजनेस है जिसके अंदर पार्टनर आपस में प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं बांट रहे तो वो पार्टनरशिप नहीं है, अगर प्रॉफिट बांटेंगे तो वो पार्टनरशिप है। वेरी गुड। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो मैंने बताया एग्रीड, एग्रीड का मतलब क्या है? जब तक मेरे प्यारे बच्चों पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा। और एग्रीमेंट क्या होता है? सपोज दैट आपको स्कूल जाना अपने दोस्त के साथ, तो आप उससे पूछते हैं ना क्या कि भाई कितने बजे आना है? उसने कहा जी 7:30 बजे। डन है ना 7:30 बजे? आपने कहा हाँ 7:30 बजे। तो ये एग्रीमेंट हो गया आपके और आपके दोस्त के बीच में। एग्रीमेंट का मतलब क्या? बेसिकली एक म्यूचुअल चीज पे जब आप दोनों क्या कर रहे हैं, रजामंदी, सहमति एक दूसरे से दिखा रहे हैं, दैट इज एग्रीमेंट। तो पार्टनर्स भी जो हैं वो आपस में क्या करते हैं बेटे? एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट कई चीजों के हो सकते हैं। भाई कैपिटल कितनी लगानी है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, सैलरी कितनी मिलेगी वर्किंग पार्टनर को, प्रॉफिट किस रेशो में बांटा जाएगा, ये सारी चीजें क्या होती हैं? एग्रीमेंट। और सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो उसको किसी से भी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं, 2 3 4 5 8 10 15 20 50, तब बेटे एग्रीमेंट की जरूरत ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा एग्रीमेंट की जरूरत होगी, और कम लोग होंगे तो एग्रीमेंट की जरूरत कम होती है। लेकिन एग्रीमेंट जरूर होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप हो नहीं सकती। और एग्रीमेंट जो होता है बेटे, ये ओरल भी हो सकता है और ये रिटर्न भी हो सकता है। या तो लिखित तौर पर हो सकता है या मौखिक तौर पर हो सकता है। गॉट इट और नॉट? आप कैसा भी एग्रीमेंट बना सकते हैं। आप दो पार्टनर हैं और आपके बीच में बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन आप ओरल एग्रीमेंट से भी काम चल जाएगा। लेकिन बेटे अगर आपके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो भाई सजेस्टिव तो यही होता है कि आप रिटर्न एग्रीमेंट बनाए, ताकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो तो आप उस एग्रीमेंट के थ्रू आपस में निपटारा कर सके। क्योंकि ओरल एग्रीमेंट की बेटे कोई भी लेजिटिमेसी नहीं होती, आप प्रूव नहीं कर सकते ओरल एग्रीमेंट को। ठीक है, बना कोई सा भी सकते हैं, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है। और बिजनेस, तीसरा पॉइंट क्या है बेटे? पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना जरूरी है। भाई बिजनेस होना जरूरी है। और बिजनेस क्या होता है? जिसके अंदर कॉन्टिन्यूटी होती है, कॉन्टिन्यूटी होती है, रिकरिंग इन नेचर होता है। लगातार एक आप ऑपरेशन ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साल में एक बार आपने काम कर लिया। एग्जांपल के तौर पर भाई दो दोस्त हैं ए और बी, ए ने 30 लाख रुपए लगाए और बी ने 30 लाख रुपए लगाए, मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद ली। 60 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी और उस 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को उन्होंने बेटे 6 महीने बाद 80 लाख रुपए का बेच दिया। अब जो प्रॉफिट हुआ उन्होंने 10-10 लाख रुपए आपस में बांट लिया। क्या ये पार्टनरशिप है? मेरे प्यारे बच्चों ये पार्टनरशिप नहीं है। जो ए और बी ने प्रॉपर्टी खरीदी ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदी थी, उनका काम बेटे प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का नहीं है। समझ आ रही है बात? तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो होता है बेटे जिसके अंदर कंटिन्यूटी होती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं चीजों के ऊपर हॉट्स के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड बेटे बोर्ड के एग्जाम में जरूर देता है। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई? और यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटे? कैरिड ऑन बाई ऑल, या तो सभी। मान ले भाई 3 पार्टनर है ए बी और सी, तीनों मिलकर बिजनेस की एक्टिविटी को चला रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि सिर्फ ए बिजनेस की एक्टिविटी कर रहा हो और बाकी के 2 पार्टनर क्या हो? नॉन वर्किंग पार्टनर हो, स्लीपिंग पार्टनर हो। उन्होंने केवल और केवल कैपिटल का प्रपोर्शन इन्वेस्ट कर दिया है और अब वो बिजनेस के जो एक्टिविटीज है उसके लिए काम नहीं कर रहे। तो ऐसा भी चल सकता है। क्या होता है पार्टनरशिप? कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सभी लोग कर रहे हैं, या देम एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कुछ पार्टनर काम कर रहे हैं सभी के लिए। गॉट इट और नॉट? आगे देखते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप। मेरे प्यारे बच्चों नेचर ऑफ पार्टनरशिप समझने के लिए समझे, ये जो नेचर ऑफ पार्टनरशिप होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 तरीके का होता है। पहला क्या है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप का नेचर क्या है, और दूसरा क्या है बेटे? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अकाउंटेंसी के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, और आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस होता है और ओनर होता है, पार्टनर होते हैं, ये क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया बेटे? बिजनेस हो गया, और ये सेपरेट है किससे बेटे? पार्टनर से। अंडरस्टैंड और नॉट? क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। पार्टनर केवल बिजनेस के लिए कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल, दैट्स इट। पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेटे सेपरेट
लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई नहीं होता। सर समझ नहीं आया, समझाओ थोड़ा सा। समझाते हैं बेटे। मतलब क्या होता है, अगर कल को कोई पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हो गया, तो वो नुकसान सभी पार्टनर का माना जाएगा, वो सभी पार्टनर का। कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया बेटे, अब उसके पास प्राइवेट संपत्ति भी नहीं है, पर्सनल संपत्ति भी नहीं है अपने कर्जे को चुकाने के लिए बिजनेस के, तो जो बाकी के पार्टनर है उन पार्टनर्स की भी संपत्ति को बेचा जाएगा और उससे जो पैसा रियलाइज होगा बेटे, वो पार्टनरशिप फर्म का कर्जा उस पैसे से चुकाया जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे? अर्थात मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर पार्टनरशिप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेटे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जो पार्टनर की प्राइवेट एस्टेट्स हैं, पर्सनल संपत्ति है, बिजनेस के कर्जे को पूरा करने के लिए उसको भी बेचा जा सकता है। अंडरस्टैंड और नॉट? तो जरा अब देख लेते हैं बेटे क्या कह रहा है। पार्टनरशिप इज फ्रॉम लीगल व्यू पॉइंट इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। कहता जी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। फ्रॉम इट्स पार्टनर सिंस फर्म्स डेप्ट आर पेबल फ्रॉम पर्सनल असेट ऑफ द पार्टनर, क्योंकि जो फर्म के कर्जे हैं, फर्म का जो डेप्ट है वो पार्टनर की पर्सनल संपत्ति से भी भरा जाएगा। इफ द फर्म इज अनेबल टू रीपे इट्स लायबिलिटी, यदि अगर फर्म अपनी लायबिलिटी को पे करने में समर्थ नहीं है तो पार्टनर की पर्सनल संपत्ति को भी बेच दिया जाएगा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब मैं बात करता हूं बेटे इसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। मेरे प्यारे बच्चों चेक करो, मैंने यहां पर कितने 1000% लिखा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि आपके बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 1 मार्कर इस टॉपिक में से आएगा ही आएगा। या तो 2026 बोर्ड का पेपर नहीं आ रहा बेटे, या इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है इसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। भाई पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप देखिए पहला फीचर क्या है, यहां देखिए 2 और मोर पर्सन। जी हां, पार्टनरशिप के लिए 2 या उससे ज्यादा पर्सन होने जरूरी हैं। अगर पार्टनरशिप है तो बेटे एक व्यक्ति अकेला पार्टनरशिप कैसे करेगा? 2 या उससे अधिक व्यक्ति लगेंगे पार्टनरशिप को करने पे। तो देखो अ पार्टनरशिप कैन ओनली बी फॉर्म व्हेन देयर आर एट लीस्ट 2 पर्सन्स। अब ये क्या है? दीज पर्सन कम टुगेदर टू स्टार्ट बिजनेस विद अ कॉमन गोल। इनका कॉमन गोल होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज देखेंगे, मिनिमम कितने पर्सन हो सकते हैं 2, और मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं 50। और ये जो एज पर कंपनीज एक्ट, जी हां ध्यान रखेंगे, कंपनीज एक्ट 2013। अब ऑप्शन बेटे 2000 आई गेस 18 हाँ शायद 18 के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया कि भाई बताओ कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर है वो 50 है। ये कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013। अब सारे बच्चे पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड चीजें लगा के आ गए, जबकि आंसर क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा जी बहुत बढ़िया सर, ठीक है 2 और मोर पर्सन तो समझ में आ गया, 2 और मोर पर्सन तो समझ में आ गया। ये पर्सन कौन से होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं बेटे, कोई भी पर्सन, लेकिन ये पर्सन कॉम्पिटेंट टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली कॉम्पिटेंट होने चाहिए। सर कॉम्पिटेंट कौन पर्सन होता है? योग्य पर्सन, समझदार पर्सन, योग्य। ठीक है सर, ये कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये सारे के सारे पर्सन जो इंडिया के अंदर कॉम्पिटेंट है, 3 को छोड़कर। कितनों को छोड़कर? 3। कौन कौन से सर? पहला तो मेरे प्यारे बच्चों माइनर। माइनर क्लियर हो गई बात? माइनर जो होता है 18 साल से छोटा बच्चा, 18 साल से कम उम्र का आयु का व्यक्ति, ये होता है। फिर दूसरा होता है बेटे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब गजनी, जो चीजों को समझने के लिए योग्य नहीं। गजनी मूवी देखी आमिर खान की? हाँ जी।
तो बस उसमें जो करेक्टर है गजनी का, बस वही कह सकते हैं हम, एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को समझने लायक, समझने योग्य नहीं है, उसे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कहा जाता है। और तीसरा हो जाता है बेटे पर्सन डिसक्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड बाई लॉ। ऐसा व्यक्ति जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है किसने? लॉ ने। कौन है सर? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों कौन है? ये वो पर्सन है जो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं इंडियन सरकार के द्वारा, इंडियन जुडिशरी के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिए। इनके साथ आप मिलकर पार्टनरशिप को नहीं कर सकते। अच्छा जी, सर माइनर छोटा बच्चा पार्टनर नहीं हो सकता? मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको क्वेश्चन आए और दो व्यक्तियों के बारे में लिखे तो आप एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के बारे में लिखना और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाई एनी लॉ लिखना, ठीक है जी। पहले वाला मत लिखना, ठीक है। अगर 3 पूछे जाए तो तीसरे नंबर पे लिखना। क्यों? क्योंकि बेटे माइनर बच्चा पर पार्टनर हो सकता है। सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो आपने कहा कि पार्टनर नहीं हो सकता। वेट करो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर लगा हुआ है स्टार। सर स्टार का मतलब क्या हुआ? टर्म्स एंड कंडीशन। क्या? कि भाई अगर एक बच्चा, आपको पता है कि आपके बिजनेस को उससे पुश मिल सकता है, उससे फायदा मिल सकता है, तो आप उसको अपने बिजनेस में पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन केवल और केवल बेटे प्रॉफिट में। जी हां, अगर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो लॉस के अंदर उसकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं होगी, केवल प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी होगी। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? यदि एक 17 साल के बच्चे को आप अपने बिजनेस में पार्टनर बना रहे हैं, वो फेमस है, सेलिब्रिटी है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर उसको अपनी पार्टनरशिप में जोड़ेंगे तो आपके बिजनेस को पुश मिल सकता है। इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन यू कैन मेक दैट चिल्ड्रन एज अ पार्टनर, बना सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल प्रॉफिट की कंडीशन में, लॉस की कंडीशन में नहीं। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों उसके पास ऑप्शन है कि वो आपकी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करता है या रिजेक्ट कर देता है। अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो वो किसी भी बिजनेस की लीगल लायबिलिटी के अंदर शामिल नहीं होगा, कोई भी ऑब्लिगेशन उसके ऊपर नहीं होगी। लेकिन अगर वो कंटिन्यू करता है तो वो सारी की सारी जो बिजनेस की लीगल ऑब्लिगेशंस होंगी उनके अंदर उसका हिस्सा अब होगा, क्योंकि अब वो माइनर नहीं रहा, मेजर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट बेटे एग्रीमेंट। दूसरा पॉइंट जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? एग्रीमेंट। जी हां, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एग्रीमेंट जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और बेटे रिटर्न भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात? ओरल मतलब पार्टनर ने आपस में बात करके एग्रीमेंट कर लिया, कोई भी लिखित तौर पर काम नहीं किया। लेकिन बेटे लिखित तौर पर एग्रीमेंट बनाना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है भविष्य के लिए। कल को पार्टनर्स के किसके मन में क्या चल रहा है बेटे, कौन पापी निकल जाए, कौन पार्टनर धोखेबाज निकल जाए, कुछ नहीं पता। तो इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन ओरल एग्रीमेंट बेटे लेजिटिमेट नहीं होता, कोर्ट के अंदर आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। कैसे प्रूव करोगे? सर मैं मां की कसम खा रहा हूं हमारे बीच में ये बात हुई थी, ये देखो जीप चेक कर लो, ऐसे नहीं होगा बेटे। लेकिन अगर आपके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है तो आप उसको कोर्ट के अंदर दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि देखो सर हमारे बीच में क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है और हम सभी पार्टनर ने इस पे दस्तखत किए हैं, हम सभी पार्टनर ने इसको एग्री किया है। ठीक है बेटे, तो अब पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। बिल्कुल, अगर एग्रीमेंट नहीं है भाई प्रॉफिट इतना बांटेंगे, सैलरी इतनी बांटेंगे, कैपिटल इतना लगाएंगे, इतने घंटे काम करेंगे, ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर। दिस एग्रीमेंट मे बी ओरल और रिटर्न। ध्यान रखेंगे, अगर ओरल है वो एग्रीमेंट है, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है बेटे ये क्या कहलाता है? डीड कहलाता है। क्या कहलाता है? डीड, पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब क्या होता है बेटे? डीड का मतलब होता है, डीड का मतलब होता है बंच ऑफ पेपर, बंच ऑफ पेपर्स, पेपर्स, पेपर्स का गुच्छा बेटे। अब एक बात बताओ, ओरल एग्रीमेंट पेपर पे कैसे लिख सकते हो? रिटर्न एग्रीमेंट ही पेपर पे लिखा जा सकता है। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे क्या कहते हैं बेटे? डीड कहते हैं। द एग्रीमेंट स्पेसिफाइड टर्म्स लाइक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ड्यूटीज एटसेट्रा। ये सारी चीजें, ड्यूटीज भी, जी हां ड्यूटीज वगैरह सारी चीजें किसमें लिखी होती है? एग्रीमेंट में। A written agreement is usually called a
पार्टनरशिप डीड, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, रिटर्न एग्रीमेंट क्या कहलाता है बेटे? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? लॉफुल क्या हो गया बेटे? बिजनेस। अब एक स्टूडेंट आया मेरे पास, कह रहे सर आप तो ज्ञानी बंदे हो, मैं आपके साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता हूं। मैंने कहा भाई बताओ किस चीज का बिजनेस करना है? करते हैं। कह रहा सर आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, सट्टा लगवाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप और हम, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए तो सट्टा लीगल है बेटे, ठीक है। दुनिया कहां बढ़ रही है, देश कहां बढ़ रहा है, कोई बेटे फाइटर जेट बना रहा है, कोई एआई बना रहा है, और भारत के अंदर आ जाओ भाई, मेरे ड्रीम सर्कल में आ जाओ भाई, क्या कहते हैं, टीम बनाते हैं, माई सर्कल 11, अलग अलग चीजें चल रही हैं। खैर आप लोग इन चीजों से दूर रहें, आप लोगों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत को बेटे आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, और देश आगे बढ़ सकता है शिक्षा से, एजुकेशन से, शिक्षा की क्रांति से। तो आप ये बेटे क्रिकेट देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ड्रीम 11 फलाना ढिमका इन चीजों के ऊपर ना पड़े, ठीक है। आगे देखो, तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? मान लो कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, सरकार ने कह दिया अब ये इलीगल है। मान लो टोबैको का आप बिजनेस करते हो और सरकार ने एक लॉ लिया कि भाई टोबैको का बिजनेस अब इलीगल है, तो अब आपकी पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी? इलीगल। अब आप उसका पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर सकते, इवन तो कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते टोबैको से रिलेटेड। तो बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल। द बिजनेस कैरीड ऑन बाई द पार्टनरशिप मस्ट बी लीगल एंड लॉफुल। पार्टनरशिप फॉर्म्ड for illegal activity like smuggling or gambling are not valid in the eye of law. Obviously नहीं है। तीसरा बेटे, चौथा पॉइंट क्या हो गया बड़ा महत्वपूर्ण, जैसे कि मैंने बताया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, अशरफ सर और शगुफ्ता मैम दोनों मिलकर एएस एकेडमी का प्रचालन करते हैं, एएस एकेडमी को ऑपरेट करते हैं, और भाई जितना भी पैसा होता है वो घर पे जाता है, और उस पैसे को भाई क्या कहते हैं, कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन और हम दोनों मिलकर भाई बिजनेस को चला रहे हैं, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी है। किस चीज का एग्रीमेंट है? कि भाई शगुफ्ता मैम इस क्लास को मैनेज करेंगे, अशरफ सर इस क्लास को मैनेज करेंगे। शगुफ्ता मैम का भाई इतने टाइम से इतने टाइम ड्यूटी होगी, अशरफ सर की इतने टाइम से इतने टाइम ड्यूटी होगी। क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारे बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। हम प्रॉफिट को शेयर नहीं, सारा प्रॉफिट इकट्ठा होता है और उसको कोई भी आपस में अपना बांट सकता है, ठीक है जी। जितनी यूज होगा, जितनी जरूरत होगी उतना यूज कर सकते हैं। द मेन मोटिव, ये ध्यान रखना, क्या है मेन मोटिव ऑफ पार्टनरशिप? इज टू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट अमंग पार्टनर एज पर द एग्रीमेंट रेशो, एग्रीड रेशो। जी हां, जो रेशो आपने एग्री करी है उस रेशो के अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट को क्या करेंगे मेरे बच्चों? बांटेंगे। आगे देखो, इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड इक्वली। जी हां, इस पे लगा दिया मैंने क्या? स्टार। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब एग्रीमेंट ही नहीं है आपके बीच में तो आप प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? इक्वली। फिर उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट आ गया बेटे, म्यूचुअल एजेंसी। मतलब क्या है कि जो पार्टनर है मेरे प्यारे बच्चों, वो एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, मालिक भी है, नौकर भी है। वो सभी पार्टनर के लिए काम कर रहा है, सभी पार्टनर उसके लिए काम कर रहे हैं। गॉट इट और नॉट? तो पार्टनर जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? एवरी पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल। एज एजेंट, अ पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड बाइंड इट बाई देयर एक्शन। यानी एज अ एजेंट वो क्या करेगा बेटे? फर्म के लिए काम करेगा, फर्म के बिहाफ पे। एज अ प्रिंसिपल दे आर बाउंड बाय द एक्शन ऑफ अदर पार्टनर, और एज अ प्रिंसिपल मालिक के तौर पर वो एक दूसरे के एक्शन के ऊपर क्या है बेटे? बाउंड हैं। आगे देखते हैं, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। जी हां, ये 6th पॉइंट हो गया। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया? आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को अपनी स्वेच्छा से, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से। इनवॉलंटरी का मतलब होता है मर्जी के बिना। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं अपनी इच्छा से, चाहे तो करा सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है टू रजिस्टर आ पार्टनरशिप फर्म, बट इट इज एडवाइजेबल। एडवाइजेबल होता है। क्यों एडवाइजेबल होता है? कल को आगे चलकर कोई डिस्प्यूट हो, कोई इस तरीके की दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई लीगल फाउंडेशन हो, तो उस चीज से आप कानूनी तौर पर क्या कर सके मेरे प्यारे बच्चों? निपटारा पा सके। An unregistered firm cannot file case against a third party। सही बात है भाई, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड फर्म एंजॉय लीगल राइट एंड प्रोटेक्शन। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? बहुत बढ़िया। और क्या बेटे? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए तभी आपकी पार्टनरशिप फर्म है।
देयर मस्ट बी अ बिजनेस एक्टिविटी कैरिड ऑन टू अर्न प्रॉफिट। भाई आपके बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, शेल पार्टनरशिप फर्म बना रखी है, शेल कंपनी बना रखी है, तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। जस्ट शेयरिंग प्रॉपर्टी और इनकम लाइक रेंटिंग डज नॉट मेक इट पार्टनरशिप। ध्यान रखना ये कोई पार्टनरशिप नहीं है। द फर्म मस्ट कैरिड आउट कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ, बिजनेस के लिए ये वर्ड ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कॉन्टिन्यूअस बिजनेस ऑपरेशन। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट है इस पे बोर्ड के पेपर में 2024-23 में क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बेटे, ध्यान रखना। आगे देखते हैं बेटे, राइट्स गिवन टू एवरी पार्टनर। क्या क्या राइट्स हैं भाई? एक तो राइट देखो भाई, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। हर पार्टनर का अधिकार है कि वो भाई पार्टिसिपेट कर सकता है किसमें? मैनेजमेंट में। फिर क्या हो गया? राइट टू कंसल्ट अबाउट द बिजनेस मैटर्स। भाई उससे कंसल्ट किया जाएगा या वो कंसल्ट कर सकता है दूसरे पार्टनर से बिजनेस के मैटर्स के बारे में। फिर क्या भाई? राइट टू चेक द अकाउंट ऑफ द फर्म। भाई क्या चल रहा है बिजनेस में, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी सेल हुई है, कितनी कॉस्ट लगी है, ये सारी चीजें वो चेक कर सकता है। उसके बाद राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एप्रोप्रिएट रेशो। जो भी रेशो आपके बीच में बनी है उस रेशो के अंदर वो भाई प्रॉफिट को बांटेगा, उसको मिलेगा। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट इफ लोन प्रोवाइड टू दी फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको पार्टनर का अधिकार है कि भाई उसको क्या मिलेगा? उस पर ब्याज मिलेगा। फिर उसके बाद राइट टू मेक डिसीजन इन इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। जी हां, बिजनेस के इंटरेस्ट में, बिजनेस के लिए, बिजनेस के फायदे के लिए जो भी अगर डिसीजन लेने हैं तो वो पार्टनर ले सकता है। राइट टू नॉट अलाउड टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। उसको यह भी अधिकार है कि एक पार्टनर, किसी भी पार्टनर की मर्जी के बगैर किसी नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। और राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर नोटिस। जी हां, अगर वो एक नोटिस दे देता, प्रॉपर नोटिस दे देता, उसके बाद वो अपनी फर्म को छोड़कर भी जा सकता है। उसके बाद देखो पार्टनरशिप डीड क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? जैसे कि मैंने बता दिया बेटे, ये बंच ऑफ पेपर होता है, बंच ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर बेटे जो आप कोर्ट से बनवाते हैं, एनफोर्समेंट बाई लॉ होती है, लॉ एनफोर्स्ड होता है। उसमें दूसरी चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है। अगर पेपर के ऊपर कोई एग्रीमेंट बनाया गया तो रिटर्न ही होगा। ये आप देख रहे हो नोटरी बना रखी है बेटे, यहां पर डीड ऑफ पार्टनरशिप लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि भाई ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो पार्टनरशिप डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट डिफाइन राइट्स। एग्रीमेंट क्या, जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या डिफाइन करती है? राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा हर पार्टनर का। इट हेल्प्स प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर। मेरे प्यारे बच्चों देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में बड़ी दिक्कत है। अकेला बंदा बेटे डिसीजन लेने वाला नहीं है। अब अगर दो पार्टनर है तो वो मोटरसाइकिल के दो पहियों की तरह है। अगर एक पहिया चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा तो बेटे गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। अगर मेरे प्यारे बच्चों चार पार्टनर है, वो कार की तरह है मेरे प्यारे बच्चों, अगर चारों पहिए एक साथ नहीं चलेंगे तो कार आगे नहीं बढ़ सकती। और जब ज्यादा लोग होते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन भी बहुत ज्यादा होती है, उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो आप पार्टनरशिप फर्म को ऑपरेट नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। डिससेटिस्फैक्शन की भावना पार्टनर के बीच में क्रिएट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका बिजनेस ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकता। फिर आपका बिजनेस को आपको बंद ही करना पड़ेगा, पार्टनरशिप को बंद करना पड़ेगा। इसीलिए इतनी सारी सावधानियां बरती जाती है, एग्रीमेंट बनाया जाता है, पहले से ही क्लियर कट सारी चीजें कर ली जाती है। अंडरस्टैंड और नॉट? अगर आप इस तरीके से चीजें नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल सकता। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में ये समस्या नहीं होती, अकेला बंदा है, सारी चीजें उसे ही करनी है। क्लियरली स्टेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप, सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया। पार्टनरशिप डीड में सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों ऑलरेडी क्लियरली मेंशन होती है, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अगर आपको पार्टनरशिप फर्म को, बिजनेस को लंबे समय तक चलाना है। अब पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइन रिलेशनशिप, पार्टनर्स के बीच में रिलेशन क्या, पीएसआर वगैरह बताया होगा, बिटवीन अमंग द पार्टनर। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव रिटर्न पार्टनरशिप डीड। ये काफी ज्यादा जरूरी है कि आपके बीच में एक रिटर्न पार्टनरशिप डीड हो, ताकि डिस्प्यूट डू नॉट अराइज, ताकि डिस्प्यूट ना हो सके। इन केस दे स्टिल अराइज दे कैन बी रिजॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जी हां, ये वर्ड भी ध्यान रखना, ये लाइन ध्यान रखना, दे कैन बी रिजॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जी हां, पार्टनरशिप डीड के बेस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यूज ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है बेटे? इट गवर्न द राइट ड्यूटीज, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है बेटे, अंडरस्टैंड और नॉट? आगे देखो, लास्ट पॉइंट देखो,
व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करती, देन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई, क्या है बेटे, देखो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। पार्टनरशिप, अगर भाई पार्टनर्स ने आपस में पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, एग्रीमेंट है, ओरल एग्रीमेंट है, कैसे बेटे कोर्ट में प्रूव करोगे कि सर हमने तो ये निर्णय लिया था, हमने तो आपस में ये एग्रीमेंट बनाया था। जज क्या कहेगा, कागज कहां है, कागज दिखाइए, बोलो यस और नो। अब जब आपके पास कागज ही नहीं है, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं है, तो बेटे आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन जज साहब क्या निकालेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 निकालेंगे और उसमें प्रोविजन देखेंगे। ठीक है बेटे, अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखो 1000% चांस इन एग्जाम बेटे आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा बेटे। इसके ऊपर पिछले 20 साल के पेपर उठा के देख लेना, एक नंबर का एक क्वेश्चन बेटे जरूर आता है। क्या है बेटे, देखते हैं, ट्रीटमेंट इन द अब्सेंस पार्टनरशिप डीड, ट्रीटमेंट इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड पार्टनर के बीच में भैया नहीं है, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? अगर नहीं है तो क्या होगा, पहला मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय पार्टनर, एग्रीमेंट ही नहीं है, डिसाइड ही नहीं किया कि लोन के ऊपर पार्टनर को ब्याज देना है या नहीं देना। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइडेड 6% पर एनम। जी हां, पूरे साल का 6% है। अगर 1 अक्टूबर को लोन दिया है तो 6 महीने का है बेटे, तो फिर क्या होगा, मान लो 1 लाख रुपए का लोन था, 6 डिवाइड बाई 100 इनटू में 6 डिवाइड बाई 12, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? पूरे साल का 6% है बेटे, पूरे साल का 6% है। अंडरस्टैंड और नॉट? वेरी गुड। फिर शेयरिंग प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर ने नहीं डिसाइड किया कि भाई किस पार्टनर को कितना मिलेगा, तो कई पार्टनर सोचते हैं कैपिटल की रेशो में, नहीं नहीं नहीं, एग्रीमेंट क्या कहेगा, प्रॉफिट और लॉस शेयर्ड इक्वली, इक्वली मिलेगा बाय द पार्टनर। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर ने मान लो मिस्टर ओब्रॉय 50 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है और मिस्टर बूंदी सिंह 50,000 कैपिटल लगा रखी है। अब अगर मिस्टर ओबरॉय कहेंगे कि भाई मुझे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एग्रीमेंट बनाना था उसके लिए, एग्रीमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू पार्टनर, पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। रेमोनरेशन सैलरी या कमीशन, रेमोनरेशन सैलरी या कमीशन, अगर एग्रीमेंट है तो रिटर्न में एग्रीमेंट है, डीड है तो रेमोनरेशन मिलेगा, अगर एग्रीमेंट या डीड नहीं है तो रेमोनरेशन भी पार्टनर को अलाउड नहीं किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर सोच रहा है कि भाई मैं तो नए पार्टनर को, अपने छोटे भाई को एडमिट करा लेता हूं, अपने पापा को एडमिट करा लेता हूं, लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी एक पार्टनर ने भी रजामंदी नहीं दी तो आप नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर एग्री टू इट, जब तक कि सभी पार्टनर उसके लिए क्या नहीं हो जाते बेटे, एग्री नहीं हो जाते। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आ गई होंगी। 1000% आता है इसमें से क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने लग रहा हूं बेटे, 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटे, देखेंगे जरा। कहता जी, मोहन एंड श्याम आर पार्टनर इन अ फर्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। ओ माई गॉड, साइलेंट है, इसका मतलब कि कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। तो पहला देखेंगे, कहता मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, कह रहा है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है बेटे, वो पार्टनर होता है जो बिजनेस के ऑपरेशन में लगातार इन्वॉल्व है। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, जो बिजनेस के ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ उसने पैसा लगा दिया है, काम धंधा नहीं करता वो पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, ही वांट सैलरी ऑफ ₹10,000 पर ईयर। मेरे प्यारे बच्चों, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इसका मतलब पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। फिर कहता है श्याम हैड एडवांस्ड लोन टू द फर्म, ही क्लेम्ड इंटरेस्ट 10%। अरे श्याम भैया, सिर्फ आपको 6% पर एनम, पूरे साल का 6% ही ब्याज मिल सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आगे, मोहन हैज कंट्रीब्यूट 20,000 एंड श्याम ने 50,000 एज कैपिटल। मोहन वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट,
तो अगर भाई इक्वल शेयर इन प्रॉफिट मांग रहा है तो बिल्कुल सही कह रहा है कौन, मोहन सही कह रहा है, क्योंकि अगर आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है बेटे, इक्वल होती है। क्या होती है बेटे, इक्वल। तो मोहन जी सही है। फिर श्याम वांट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एज 6% पर एनम, गलत हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा जब एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में नहीं है। आगे देखते हैं बेटे, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। क्या कहता है जी, वैलिड पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्मुलेट इवन विदाउट रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। कहता है वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेट, बनाई जा सकती है एक वैलिड पार्टनरशिप अगर आपके पास रिटन एग्रीमेंट नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है बेटे, पार्टनरशिप के लिए मेरे प्यारे बच्चों रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है। हाँ, ये क्या होता है, एडवाइजेबल होता है, बोला जाता है कि भाई रिटन एग्रीमेंट रखोगे तो बढ़िया है ताकि फ्यूचर डिस्प्यूट्स को निपटा सको। अदरवाइज ओरल एग्रीमेंट भी ओके है, चल सकता है। ये डिपेंड करता है पार्टनरशिप के बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, पार्टनर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी है। फिर सेकंड है, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्टनर जो होते हैं वो एजेंट भी होते हैं एज वेल एज प्रिंसिपल भी होते हैं। फिर कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 50, बिल्कुल सही बात है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर कैन बी पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड, बिल्कुल सही बात है। देखो मैंने यहां पर आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बताएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए टेक केयर, आप लोग ये लेक्चर देखें और जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में बेटे लिख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, लाइक करना है। इसी तरीके से और भी बढ़िया क्वालिटी में आप लोगों के लिए और भी बढ़िया इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाले वीडियो में हम लेके आने वाले हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया हो, अपने दोस्तों को भी भेज दो। शेयरिंग इज केयरिंग। टेक केयर एवरीवन।